मैं डॉक्टर रणजीत आज आपको इस वीडियो में अपना एक आलेख सुना रहा हूँ। आलेख का शीर्षक है कैसे हो भारत में आमूल चूल क्रांति। कैसे हो भारत में आमूल चूल क्रांति। आमूल चूल क्रांति शब्द सुनते ही अनेक लोगों के दिमाग में एक रक्त रंजित सत्ता परिवर्तन की कल्पना उभरती है, पर मैं इस लेख के आरंभ में ही यह स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि नाभिकीय अस्त्रों के इस युग में जब पृथ्वी पर उसे 10-10 बार नष्ट करने लायक ये अस्त्र मौजूद हैं, भारत जैसे इस विशाल और सशस्त्र देश में एक रक्त रंजित क्रांति न केवल संभव नहीं है, वह काम्य भी नहीं है। काम्य वह केवल उन लोगों के लिए हो सकती है जो सत्ता केवल सत्ता के लिए, अपने आधिपत्य के लिए ही चाहते हैं। उन लोगों के लिए कतई नहीं जो मनुष्य और मनुष्य के बीच की तमाम विषमताएं समाप्त कर वास्तव में एक मानवीय समाज की रचना के लिए उसका उपयोग करना चाहते हैं। अब तक की सभी सशस्त्र क्रांतियों का इतिहास गवाह है कि खूनी संघर्षों के दौरों ने उनके अग्रदूतों का ऐसा राक्षसीकरण कर दिया कि क्रांति के मूल उद्देश्य पीछे रह गए और क्रांतिकारी शक्तियों या व्यक्तियों के बीच का सत्ता संघर्ष ही मुख्य हो गया। और खून जितना क्रांति के दौरान बहा, उससे कई गुना क्रांति के बाद उसकी रक्षा के नाम पर बहाया गया। इस इतिहास से सबक लेकर आगे की ओर दृष्टि डाली जाए तो इस सत्य को हृदयंगम करने में देर नहीं लगनी चाहिए कि सोवियत समाज के भरभरा कर ढह जाने और चीनी समाजवाद के पूंजीवादी व्यवस्था के सामने स्वैच्छिक आत्मसमर्पण के बाद इस तरह के समाजवाद या साम्यवाद का कोई भविष्य नहीं है। इस सच्चाई को भारत के क्रांतिवादी वामपंथी जितनी जल्दी जान और मान लेंगे, उनका पुनरुद्धार और पुनर्जीवन उतना ही सहज, सुगम और सत्वर संभव होगा। भारत के क्रांतिकारियों को अब नए सिरे से स्वप्निल समाजवादी प्रयोगों से लेकर फ्रांसीसी, रूसी और चीनी क्रांति की सर्वहारा तानाशाहियों, पोल पोटी नरसंहारों और चाउसेस्की के सम्राटीकरण तक की परिस्थितियों तक के इतिहास को पूरी तरह से खंगालना चाहिए और उससे सबक लेना चाहिए। मेरे विचार से पूंजीवाद द्वारा आविष्कृत और अंगीकृत उद्योगीकरण की भारी तकनीकी पर रोक लगाते हुए अपनी विशाल बेरोजगार आबादी के लिए उपयुक्त मानव केंद्रित तकनीकी के विकास एवं अनुप्रयोग से एक विकेंद्रित ढंग की पूरी तरह से जनतांत्रिक और समाजवादी व्यवस्था की रचना की कोशिश जन आंदोलनों के माध्यम से करना भारत में बुनियादी परिवर्तन का एक सही रास्ता हो सकता है। इन जन आंदोलनों में हमें स्त्रियों, अल्पसंख्यकों, दलितों, आदिवासियों और हाशिए पर स्थित अंतिम लोगों को शामिल करना होगा। सबसे पहले तो आनुपातिक चुनाव पद्धति लागू करने के लिए तथा अन्य सुधारों के लिए व्यापक चुनाव सुधारों के लिए जन आंदोलन करना होगा। सबसे पहले तो हमें आनुपातिक चुनाव पद्धति लागू करने के लिए तथा व्यापक चुनाव सुधारों के लिए ही आंदोलन करना होगा। कविता की शब्दावली में कहूँ तो हमें मानव जाति की पलकों पर चिरकाल में पलते हुए वसुधैव कुटुंबकम के उस सपने को साकार करने के लिए लड़ना है जिसमें पूरी दुनिया एक परिवार हो, उसकी एक चुनी हुई संसद हो, संघीय सरकार हो, सब राष्ट्रीय सरकारें प्रांतीय सरकारों में बदल दी जाएं, जिनके पास न तो सेनाएं हों
न हथियार हों, एक ऐसी दुनिया बने जिसमें न तो कोई भूखा हो न बेरोजगार हो, फिर भी हर व्यक्ति को अभिव्यक्ति का, आंदोलन का, आलोचना का अधिकार हो, अपने जीवन पर, मरण पर, अपनी यति गति नियति पर पूरा अख्तियार हो। हर गांव, कस्बे, नगर की अपनी एक चुनी हुई स्वायत्त सरकार हो, लेकिन गांव से लेकर विश्व तक की सरकारों के पास कम से कम अधिकार हों, ताकि वे धीरे धीरे बेजरूरत होकर झड़ जाएं, टूटें, गिरें और मर जाएं। अर्थात हमें मार्क्स के वर्गहीन ही नहीं, अंततः प्रूदों और क्रोपाटकिन के राज्यहीन समाज के लिए और गांधी के ग्राम स्वराज्य के लिए भी एक साथ लड़ाई में अपनी आबादी के सभी दलित दमित तबकों को शामिल करना है। हमें स्पष्ट रूप से घोषित कर देना चाहिए कि हम लोगों की आय के बीच के अंतर को, जो आज 1 और 1 लाख से भी अधिक के अनुपात में है, 1 और 10 के अनुपात में ले आना चाहते हैं। हम 20% आबादी द्वारा उपयोग किए जा रहे ऐश और ऐश्वर्य के सभी दिखावटी साधनों का उत्पादन और आयात तब तक रोक देना चाहते हैं जब तक कि शेष 80% आबादी की रोटी, पानी, कपड़े, मकान, चिकित्सा और रोजगार की ऐसी व्यवस्था नहीं कर लेते हैं कि वह भी मानवीय गरिमा से परिपूर्ण जीवन जी पाए। और यह सब हम किसी प्रकार की तानाशाही के माध्यम से नहीं, जन आंदोलनों से और उनसे उत्पन्न जनता की पूरी तरह कानूनी ढंग से चुनी हुई सरकार के बहुमत से लिए गए वैध निर्णयों के माध्यम से करेंगे। इस कार्य के लिए सबसे पहले यह आवश्यक है, देश के कोने कोने में चल रहे दलितों, दमितों, आदिवासियों, स्त्रियों और पर्यावरण के व्यापक विनाश तथा अंधे जन विरोधी औद्योगिकरण के विस्थापितों के सभी स्वयं स्फूर्त जन आंदोलनों को और तमाम वामपंथी पार्टियों के राजनीतिक कर्मियों, बुद्धिजीवियों और संस्कृति कर्मियों का एक विशाल समन्वय स्थापित हो, यानी एक संयुक्त या एकीकृत समतावादी पार्टी का निर्माण हो, जिसमें उसके सभी घटक अपनी छोटी छोटी यत्ताएं और अस्मिताएं विलीन करें और वह पार्टी चुनाव सुधार के एक ऐसे कार्यक्रम के लिए संघर्ष करे कि हमारी निर्वाचन प्रणाली धन, जाति और अपराधी तत्वों के प्रभाव से पूरी तरह मुक्त होकर जन आकांक्षाओं के सच्चे, ईमानदार और कर्मठ प्रतिनिधियों को जनप्रतिनिधि के रूप में चुन सके। यह एकीकृत समतावादी दल कम से कम और अधिक से अधिक आमदनी की सीमा बांधे, एक परिवार, एक मकान और कृषि भूमि सिर्फ कृषकों की का नियम लागू करे, भूमि और आवासीय संपत्ति की सीमा निश्चित करे और सारी अतिरिक्त संपत्ति का समाजीकरण, राष्ट्रीयकरण नहीं, समाजीकरण करते हुए उसका गांव, मोहल्ले और नगर के स्तर पर अब तक उससे वंचित परिवारों में सम्यक वितरण करे। देश में स्थित बहुराष्ट्रीय निगमों और विदेशी कंपनियों को भी इस सीमाबंदी और वितरण से कोई छूट न दी जाए और अपनी इन समतावादी नीतियों के आधार पर एक प्रबल जन आंदोलन चलाकर देश की केंद्रीय सत्ता को अपने हाथ में ले और फिर उसको पूरे जनतांत्रिक और कानूनी ढंग से विकेंद्रित छोटी इकाइयों, ग्राम सभा, मोहल्ला समिति, नगर समिति और जिला परिषदों, फैक्ट्री समितियों, कार्यालय समितियों, स्कूल कॉलेज समितियों, अस्पताल समितियों आदि को हस्तांतरित करे और सभी विकेंद्रित छोटी इकाइयाँ उनमें काम करने वालों, मजदूरों, कर्मियों, छात्रों, अध्यापकों, इंजीनियरों, डॉक्टरों
आदि के द्वारा ही बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के जनवादी तरीके से गठित की जा सकें, इसका पूरा ध्यान इसके एकीकृत समतावादी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता रखें, ताकि नई समतावादी व्यवस्था का नियंत्रण किसी प्रबंधक वर्ग या तानाशाही पार्टी के हाथों में उस तरह न चला जाए जैसा सोवियत रूस और अन्य समाजवादी देशों में चला गया था। मेरा गहरा विश्वास है कि अब तक के समता स्थापना के सभी मानवीय प्रयत्नों, सभी समाजवादी क्रांतियों और इतिहास से गुजरता हुआ प्रत्येक विवेकशील व्यक्ति इसी निष्कर्ष पर पहुंचेगा कि सच्चे जनतंत्र और सच्चे समाजवाद के में न केवल कोई अंतर विरोध नहीं है, बल्कि सच्चे और परिपूर्ण जनतंत्र के बिना कोई सच्चा और संपूर्ण समाजवाद स्थापित किया ही नहीं जा सकता। मेरा विश्वास है कि सच्चे समाजवाद के में न केवल कोई अंतर विरोध नहीं है, बल्कि सच्चे और परिपूर्ण जनतंत्र के बिना कोई सच्चा और संपूर्ण समाजवाद स्थापित किया ही नहीं जा सकता। एक स्वस्थ प्रगतिशील मानवीय व्यवस्था के लिए पहली महान मानवीय क्रांति फ्रांसीसी क्रांति के तीनों आदर्श समान रूप से महत्वपूर्ण हैं: समता, स्वतंत्रता और भाईचारा। किसी एक के नाम पर दूसरे की उपेक्षा करके अमेरिकी पूंजीवादी और सोवियत समाजवादी जैसी विकलांग और बीमार समाज व्यवस्थाएं ही स्थापित की जा सकती हैं, कोई स्वस्थ मानवीय व्यवस्था नहीं। एक बार समता, स्वतंत्रता और भाईचारे पर आधारित समाज व्यवस्था की नींव डालने के बाद उसे बचाए और बनाए रखने के लिए यह भी आवश्यक होगा कि उच्चतर नैतिक और सांस्कृतिक मूल्यों से संपृक्त सार्वभौम शिक्षा की भी व्यवस्था की जाए, क्योंकि सम्यक मानवीय चरित्र प्रबंधन के बिना समाज व्यवस्था के फिर से पतित हो जाने का खतरा बना रहेगा। इस कार्य के लिए शिक्षा के अतिरिक्त विकसित होते हुए वंशाणु विज्ञान की भी मदद ली जा सकती है। एकीकृत समतावादी दल वैज्ञानिकों को ऐसे अनुसंधानों के लिए प्रेरित कर सकता है जो मनुष्य को उसके अतिशय काम, क्रोध, लोभ, अहंकार और आक्रामकता से मुक्त कर उसे संतुलित और स्वस्थ मनुष्य बना सके, ताकि अगली सहस्राब्दियों में मानव जाति एक वैश्विक बंधुत्व की डोर से बंधी हुई समता और स्वतंत्रता का पूरा आनंद लेते हुए एक आदर्श मानवीय जीवन की राह पर निरंतर आगे बढ़ती रह सके। धन्यवाद।